नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करेंगे, उन्होंने 24 साल पहले देश की सेवा के लिए अपना घर छोड़ दिया। पहले संगठन में आए और फिर अब सियासत के जरिए जन सेवा कर रहे हैं। वैसे तो भारतीय राजनीति में युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है, लेकिन आप उन्हें मध्य प्रदेश का युवा तुर्क कह सकते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का चुनाव प्रचार जोरों पे है। आपने डिजिटल रथ भी निकाले, लेकिन रथ में से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब था, जबकि उन्हीं के कारण सरकार बनी। और आप चूँकि राजमाता की प्रतिमा के पीछे ही है, जिन्होंने की काफ़ी उससे ही ये पार्टी यहाँ तक बनी है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि वो फर्स्ट फेज के लीडर तो बन रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन पोस्टर बॉय नहीं बन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो बना है, वो अपनी एक संगठन की पद्धति के आधार पर बना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहाँ उस पद्धति के अनुरूप अगर BD शर्मा जी उस रथ पर अगर उनका फोटो है तो प्रदेश अध्यक्ष के कारण से है, BD शर्मा जी के कारण से नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी का अगर रथ पर फोटो है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके कारण से है। तो भाजपा एक सिस्टम और पद्धति से काम करती है। तो इसलिए जहाँ ज्योतिरादित्य जी को आना चाहिए वहाँ वो आएंगे, जहाँ नरेंद्र सिंह जी को आना चाहिए वहाँ नरेंद्र सिंह जी आएंगे। नरेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभात झा हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष रहे। तो कहाँ किनकी जहाँ आवश्यकताएं होती हैं तो एक पद्धति के अनुरूप भाजपा उस पर काम करे। मंच पर कौन रहेगा, कहाँ किसकी आवश्यकता है। कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष को भी कहाँ लाइन में नीचे बैठना है वो नीचे ही बैठते हैं। तो इसलिए उस पद्धति पर काम करने वाला दल है। इसलिए कभी किसी की उसके लिए नहीं है कि कोई जानबूझ करके ऐसा होता है। पद्धति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपना आगे चलने का प्रयास करती है। देखिए, अब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 14 जो मंत्री हैं वो सिंधिया जी के समर्थक हैं। तो चलिए ठीक है, उन लोगों को तो आपने मौका दे दिया, लेकिन अब जब संगठन की बात आती है तो उनके साथ जो आप लोग कहते हैं कि 80,000 लोग मालवा में और चंबल इलाके में जुड़े हैं, तो इतने हज़ार की सदस्यता ग्वालियर में, आखिर वो कब और कैसे एडजस्ट होंगे? देखिए, एडजस्ट होने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर मध्य प्रदेश के अंदर ही हम कहते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ऑफिशियल, जिन्होंने सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक विचार और मंथन करती है कि किस काम के लिए कौन कहाँ उपयोगी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी बड़ी संख्या में उन मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके बारे में नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ जो आवश्यकता होगी, राज्यसभा के सदस्य माननीय ज्योतिरादित्य जी बने। हाँ, बिल्कुल। इसी प्रकार से जो साथ में विधायक आए थे उनमें से लोग मंत्री बने तो बने, लेकिन संगठन को कहाँ किसकी आवश्यकता है, कौन कहाँ उपयोगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भूमिका में काम करती है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा, उसमें अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक अलग फैक्टर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। जो लोग मित्र आए हैं, परिवार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, तो उनमें से जहाँ जिसकी जो आवश्यकता होगी, जो जहाँ उपयोग हो सकता होगा, भारतीय जनता पार्टी एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से जरूर करेगी। और भाजपा तो सबको साथ लेकर के चलती है। मेरा अगला सवाल सुधीर करेंगे। सुधीर वैसे मुरैना से हैं, लेकिन सवाल पूछने के मामले में वो बिल्कुल कोई ढिलाई करते नहीं है। तो अब आपसे सुधीर सवाल करेंगे। भाई साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मुखिया हैं यहाँ पर लेकिन ये चुनाव जो चल रहे हैं, इससे ठीक पिछले चुनाव में हम बात करते हैं 2018 और 19 के जो चुनाव हुए थे, उस समय BD शर्मा प्रदेश में महामंत्री थे। 5 साल लगभग हुए भी नहीं थे, आपको 4 साल ही मेरे ख्याल से बीजेपी में आए हुए थे। और विधानसभा की बात करें तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर आपका नाम, गोविंदपुरा हो, हुजूर हो, मुरैना, विजयपुर, ग्वालियर पूर्व, ऐसी तमाम सीटें, लोकसभा के अंदर भी तमाम नाम। और उस समय देखा था कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा ऐसा तबका था जो आपका सीटों को लेकर विरोध कर रहा था, अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता को लेकर। अब आप संगठन के मुखिया बने हो, उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या असहजता महसूस होती है, या फिर उन लोगों के सामने जब वो लोग जब आपके सामने आते हैं वो अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं?
देखिए, राजनीति में काम करते करते, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य प्रवृत्ति होती है, तो उसके अनुसार ये सारी चीज़ें जो लोगों के मन के अंदर आती हैं ये सब चलता रहता है। लेकिन हम लोग बहुत छोटे मन से नहीं सोचते। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना हूँ तो मेरा कल किसने विरोध किया था, कहाँ क्या हुआ था, अपनी मत व्यक्त करना, अपनी बात कहना, ये सबको अपना अधिकार है, और मुझे लगता है कि लोग ये सारी बातें करते भी हैं। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता, हम बड़े मन से काम करते हैं। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मिली है और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको लेकर, सबके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, ये मेरी भूमिका है। तो मेरा दायरा और मेरी जिम्मेदारी जब बड़ी है तो मेरी सोच भी उसके अनुसार आगे जानी चाहिए, और उस दृष्टि से ही हम लोग मिलकर के सोचते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उन सब लोगों के साथ मिलकर के आज ताकत के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बाकी सारी जो बातें हैं कि कहाँ से नाम चलता है, क्या है, ये तो संगठन जो तय करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि मुझे झारखंड जाना है तो मैं झारखंड गया। झारखंड में मुझे कहाँ जाना है तो दुमका गया, शिबू सोरेन के क्षेत्र में। मैं 1.5 साल रहा वहाँ और वहाँ काम कर रहे थे, हमको उसमें भी आनंद था। बाद में कहा नेहरूवा केंद्र में जाना, मैं नेहरूवा केंद्र में काम कर रहा था। बाद में कहा कि तुमको चुनावी प्रक्रिया में जाना है तो मैं उस प्रक्रिया में आ गया। चुनाव कहाँ से लड़ना है ये संगठन को तय करना होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन ही इसलिए। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बड़े मंच से बोल कर गए थे जब आपका चुनाव था कि बीडी को जिताइए, भविष्य में एक दिन बड़ा नेता बनने वाला है। पर ये जो बयान थे ये यहाँ के नेताओं को सच लग रहे थे, शायद ऐसा कुछ इसलिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। माननीय अमित शाह जी का मुझे स्नेह और आशीर्वाद है। मैं उनको एक आदर्श राजनीतिक तौर पर मान करके राजनीति में उनको लेकर के चलता हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय अमित जी, और मध्य प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है, चाहे शिवराज जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे कैलाश जी हों, नरोत्तम जी, गोपाल जी, प्रभात जी, इन सब लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष किया है। और मध्य प्रदेश को जो आपने कहा अभी कि राजमाता जी से लेकर के कुशवाहा ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर सींचा है। इन्होंने एक पद्धति विकसित की है। कुशवाहा ठाकरे ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश से पद्धति विकसित करके देश के अंदर भाजपा को खड़ा किया है। तो ये सब लोग भी उससे निकले हुए लोग हैं। इन सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, और मेरे जैसा कार्यकर्ता एक अच्छा महामंत्री कैसे बन सकता है, एक अच्छा प्रदेश का अध्यक्ष अगर मैं बना तो यही बात हुई कि एक अच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने में समय लगता है। जिम्मेदारियां, पद तो मिल जाते हैं, लेकिन उस पद के अनुरूप बनना ये सामान्य और आसान नहीं होता। इन सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर एक अध्यक्ष की अच्छी से अच्छी भूमिका निभा सकूं। उसमें इन सबका योगदान और सबका आशीर्वाद और स्नेह है। इसलिए मैं मिलजुल करके हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऐसा मानना है कि सबका ही स्नेह मेरे ऊपर है और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से एक सवाल लेता हूँ आपके बारे में। जब हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि आपने अपनी ही सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी तब आपने छात्रों के समर्थन में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तब ये माना जाता था कि आप, यानी माना जाता है कि आपके जैसा आक्रामक और जुझारू नेतृत्व कम ही, बिरले ही होते हैं। लेकिन अब आप अध्यक्ष बन गए, तब सबको बड़ी उम्मीद थी कि विराट कोहली और धोनी की तरह आपकी बल्लेबाजी होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े नेताओं के दबाव के कारण जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक नई टीम बने, उसमें थोड़ी देरी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ती है। विराट कोहली और धोनी की भूमिका जहाँ होनी चाहिए वहाँ जरूर होगी और हुई भी होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ तक कार्य समिति और बाकी सारी जो बातें हैं, कोविड के महामारी के संकट हमारी प्राथमिकता थी। अन्यथा मैं जिम्मेदारी पर आया था उसके मुझे लगता है महीना भर नहीं लगता और हमने पूरी तैयारी भी कर ली थी। ये कोविड के महामारी के संकट के कारण से अचानक ये सारी चीज़ें हुई। हमारी प्राथमिकता, सरकार की, संगठन की, दोनों की प्राथमिकता थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम सामाजिक भूमिका का निर्वहन करें। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर समाज वर्ग के लिए कोविड के महामारी के संकट में एक ऐतिहासिक सामाजिक भूमिका सबने मिलकर के निभाई। इसलिए चीज़ें डिले हुई, अचानक चुनाव आ गया, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के कारण से थोड़ा सा डिले प्रोसेस हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो टीम आएगी वो एक अच्छा खेलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास बनाने का काम वो टीम करेगी। आपने कुछ देर पहले एक गरीब किसान का जिक्र किया, मुख्यमंत्री का जिक्र किया, गरीब किसान के बेटे। मैं इसी सवाल पर आता हूँ। आप ही के ज़िले से हैं, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि वो भूखे नंगे हैं।
आप लोगों ने बिना देरी किए एक मुहिम बना दी, जगह जगह कैंपेनिंग हो रही है, मैं भी शिवराज, मैं भी शिवराज, मैं भी शिवराज। लेकिन इस पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर आपके 15 साल की सरकार के जो गुड गवर्नेंस है, पिछले 5 महीने के दौरान का जो गुड गवर्नेंस है, वो थोड़ा गायब नज़र आ रहा है। नहीं, गायब नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से चुनाव में अपने विकास के मुद्दे पर है, अपने नेतृत्व के मुद्दे पर है कि मध्य प्रदेश को एक संवेदनशील गरीब किसान का बेटा जो गरीबों के हितों के लिए 24 घंटे काम करता है, जान जोखिम में डालकर गरीबों के लिए खड़ा होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व है, चाहे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन जब कांग्रेस का ये चरित्र है जो उन्होंने शब्द उपयोग किया है, नंगा और भूखा, कमलनाथ जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मध्य प्रदेश बिकाऊ है। उन्होंने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अपमान किया था। दिनेश गुर्जर हो या उनके कोई भी जो नेता हैं, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है कि शिवराज सिंह चौहान भूखे और नंगे हैं और कमलनाथ तो इस देश के बड़े उद्योगपति हैं। अरे तुम ही इस बात को प्रूव कर रहे हो जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि एक उद्योगपति जिसने गरीब का दर्द नहीं देखा, जिसने गांव नहीं देखा, जिसने किसान का दर्द नहीं देखा, किसान नहीं देखा, धूप धूल नहीं देखी, वो क्या मध्य प्रदेश के गरीबों की बात करेगा। और इसलिए 15 महीनों में मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ। गरीब कल्याण की योजनाओं को जो गरीबों के हृदय को छूती थी, संबल से लेकर के हमारे उन वृद्धों के लिए तीर्थ दर्शन योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जिनको लागू किया था भाजपा की सरकार ने, उन सबको आपने बंद कर दिया। क्यों? आपको गरीबों का दर्द नहीं पता। लेकिन आपने शिवराज सिंह चौहान को नंगा और भूखा कहा। ये मध्य प्रदेश के उन गरीबों का और उन किसानों का अपमान है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के लिए खड़े हैं, उनके लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए मुद्दे गायब नहीं हुए हैं। ये कांग्रेस का जो चरित्र है कि कांग्रेस इस चरित्र का राजनीतिक दल है, क्योंकि कमलनाथ के बारे में अगर कहा जाए तो मैं तो कहूँगा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन कैसे गए, उनका योगदान क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वो नेता है मध्य प्रदेश के? मैं सम्मान करता हूं उन लोगों का, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अंदर जनता में स्वीकारोक्ति है? नहीं है। वो केवल एक उद्योगपति हैं। वो केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे। बुंदेलखंड की परियोजनाओं को एग्रीकल्चर कॉलेज 3, रीवा की बिंद की परियोजना, सिंचाई की परियोजना ट्रांसफर होकर कहाँ चली जाती? छिंदवाड़ा। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बुंदेलखंड का, बिंद का विकास नहीं चाहता? चंबल के अंदर कोई काम नहीं होगा, ये आपने तय कर लिया क्योंकि सिंधिया जीत करके आए थे, वहाँ से सिंधिया के समर्थक आए थे, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं होगा, केवल छिंदवाड़ा ही मेरा प्रदेश है। तो ऐसे लोगों की जो सोच है, वो सोच को जनता के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। इसलिए ये जो बयान है, ये मध्य प्रदेश के गरीबों का और किसानों का अपमान है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक नई चीज़ बोली। आपने 1977 का जिक्र किया, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। चुनाव 2020 में हो रहे हैं, उन चीज़ों को आज 44 साल गुजर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो उतने समसामयिक हैं जिनके ऊपर इस वक्त वोटिंग की या समसामयिक नहीं है? देखिए, ये मैंने इसलिए तो क्या जरूरत थी कि ये इंदिरा गांधी और हर बात को अपन इंदिरा गांधी या नेहरू या इनसे जोड़ने का जो ट्रेंड है? नेहरू से इसलिए जोड़ना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अंदर सबसे पहला मंत्रिमंडल था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि धारा 370 जो लागू हो रही है देश के अंदर नहीं चलेगा। 1 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान, ये नहीं है स्वीकारोक्ति। आंदोलन हुआ, जनसंघ बना और जनसंघ बन करके वो जेल गए, उनका बलिदान हुआ। तो भाजपा की पृष्ठभूमि है, देश के लिए बलिदान देकर के भाजपा खड़ी हुई, जनसंघ भाजपा बनी। इसी प्रकार से मेरे कहने का आशय है कि कमलनाथ जी के बारे में जब ये बात आई कि गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया, मैंने नहीं कहा, भाजपा के नेताओं ने नहीं कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा ग्वालियर के अंदर कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। तब मैंने कहा था कि आप जिनसे आंतरिक लोकतंत्र की अपेक्षा कर रहे हैं वो कमलनाथ, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो संजय गांधी के साथ युवा नेता के नाते से रणनीतिकार प्रमुख थे, ये प्रमुख किरदार थे उस इमरजेंसी लगाने वालों में, रणनीति बनाने वालों। तो ये इनसे क्या आप लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो वोटिंग है या जो चीज़ें हैं उसमें डेवलपमेंट के इश्यूज सामने आने चाहिए, अपने जो काम है वो आगे आने चाहिए, पार्टियों को अपनी नीतियां सामने रखनी चाहिए बनिस्बत इसके तो कि एक पूरी ये हम नहीं कह रहे, हमने नंगा भूखा कहा क्या? नंगा भूखा उन्हीं ने कहा, तो इस पर चर्चा नहीं होगी क्या? उन्हीं के मंत्री ने, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, गोविंद सिंह, ग्वालियर चंबल रीजन में चुनाव प्रमुखता पर हैं,
वहाँ उन्होंने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो हमने उस संदर्भ को दिया है। बाकी हमारे आप पैम्पलेट देखेंगे, हमारे इश्यूज देखेंगे, जनता के बीच आप हमारे नेता जो बात कर रहे हो, हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि संवेदनशील नेतृत्व चाहिए। या जिसने मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था 2003 से पहले दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे, वो नेतृत्व चाहिए। उद्योगपति चाहिए या गरीब किसान का बेटा चाहिए, हमने तो मुद्दों की बात की है। लेकिन कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों की जो जमीन खिसक गई है सिंधिया जी के कारण, इसलिए मैंने तो कहा था ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, ये गरीबों के कल्याण का चुनाव है, ये उन लोगों का चुनाव है जिनके मन और हृदय को जीतने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। इन सारी योजनाओं को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और उनका हक छीन लिया, उनको हक दिलाने का चुनाव है। अब इस चर्चा में मेरे सहयोगी नवीन जो हैं वो बीडी भाई साहब से कुछ सवाल पूछेंगे। भाई साहब, आप ये मानते होंगे 2018 में भी चुनावों में किसान बड़ा मुद्दा था और एक बार फिर 2020 में जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें भी किसान बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने 2018 में भी कर्ज माफ़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सत्ता में आने के बाद कर्ज माफ़ी हुई, अब 2020 में उपचुनाव है, बार बार कांग्रेस से कह रही है कि 26 लाख किसानों को कर्ज माफ। कमलनाथ ने पेन ड्राइव दी सबूत के तौर पर, आपकी सरकार ने विधानसभा में जवाब भी दिया कि 26,95,000 किसानों की कर्ज माफ़ी हुई, हालांकि 2 लाख तक की नहीं हुई, ये बार बार आप लोग कह रहे हैं। जब सरकार मान लेती है विधानसभा में, विधानसभा के रिकॉर्ड पे ये सवाल का जवाब है, तो संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता क्यों नहीं मानते हैं कि कर्ज माफ़ी हुई है? देखिए, बीजेपी के नेताओं के मानने से नहीं होता है। हम राजनीतिक दल हैं, हमारी बात सब लोग कब मानेंगे जब जनता इस बात की स्वीकारोक्ति देगी। आपने किसानों के साथ झूठ बोला, छल किया, आपने कपट इसलिए किया कि आपने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ करेंगे, और राहुल गांधी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर ये कहना कि कर्ज माफ़ हुआ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर शुद्ध और शुद्ध सफ़ेद झूठ है। और जिस विधानसभा की आपने चर्चा की, विधानसभा के अंदर कितने हजार करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है? 6,000 करोड़ रुपए का। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख तक के कर्जा माफ़ करने के लिए कितने किसानों का कर्जा माफ़ होने चाहिए था? आपने केवल झाबुआ में चुनाव था, आप झाबुआ में जाकर के आपने ये कर दिया, कहीं किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का 5,000। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने धोखा किसानों से और क्या दिया। बैंकों में पैसा, कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका था? किसानों का था। उसी पैसे से आपने कर्जा माफ़ कर दिया, उसी का पैसा उसी को दे दिया और मूर्ख बना दिया, और बैंक डिफाल्टर घोषित हो गए। आप बैंकों से पूछिए, कई जगह पर तो अभी हरदा के किसान सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे थे कि साहब हमको ये सर्टिफिकेट दिया, हमारा कर्जा माफ़ हुई नहीं। और जिस पेन ड्राइव की बात की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पेन ड्राइव के अंदर हमने नहीं, जो पेन ड्राइव दिया था 26 लाख की बात कर रहे थे कमलनाथ जी, मीडिया के मित्रों ने मध्य प्रदेश के अंदर एक चैनल ने नहीं, कई चैनल ने लोगों को लगा करके फ़ोन किए। किसान के उबल पड़े, किसान कि क्या तरीका है जी, कौन कह रहा कर्जा माफ़ हुआ है हमारा? झूठ बोल रहे हैं आप। जीतू पटवारी इनके बड़े उच्छृंखल नेता हैं, मैं उनको उच्छृंखल कहता हूँ। वो जाते हैं तो किसान जूते चप्पल लेके खड़े हो जाते हैं कि दिखना मत यहाँ, आप तुम झूठ बोलते हो और अब यहाँ आज आप आ गए। मेरे कहने का आशय ये है कि जनता में किसान कर्ज माफ़ी आपने झूठ बोल करके सरकार बनाने का प्रयास किया था, अब फिर झूठ बोल रहे हैं। जनता इसको स्वीकारोक्ति नहीं देगी। और किसानों के हितों में आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 5-6 महीने हुए हैं, 2200 करोड़ और 4300 करोड़ रुपए ये किसने दिया? ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। किसानों का प्रीमियम था, जो पैसा किसानों का था, सरकार का नहीं था। कहाँ चला गया कमलनाथ जी? और शिवराज जी आ गए तो पैसा कैसे जमा हो गया बैंक में, और जमा होकर के बैंक के खातों में किसानों के पास पैसा चला गया प्रीमियम का, किसानों का। आज 4,000 किसान सम्मान निधि जो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय करके कि हर किसान के खाते में अगर 1 डेसिमल जमीन भी है तो हर किसान के खाते में 4,000 रुपये उसके एक क्लिक पर किसान के खाते में गए। मैं बताना चाहता हूं कि 22,000 करोड़ रुपए अलग अलग प्रकार से, या 2,200 करोड़, 4,800 करोड़ प्रीमियम से, किसान सम्मान निधि 4,000 की किसानों के खाते में, 22,000 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 6 महीनों के कार्यकाल में कोविड के महामारी के संकट में किसानों के खाते में डाले हैं। तो इसका जवाब इनके पास नहीं है। आपने किसानों से झूठ बोला, अब किसान आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे सहयोगी राकेश काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, मेरा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश का उपचुनाव बीडी शर्मा के पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा?
देखिए राकेश जी, हम ऐसा मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होता है। टीम स्पिरिट में काम करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की अपनी एक टीम है, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव में उस टीम को ही जीतना, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो भारतीय जनता पार्टी की टीम को श्रेय जाएगा। उसके नेता हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं, संगठन में वी.डी. शर्मा जी काम करते हैं, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, गोपाल भार्गव भी हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, प्रभात झा जी भी हैं। सब लोग मिलकर के लगातार, आपने देखा होगा, अगर आज का दिन है तो आज के दिन में कहीं सीएम साहब होंगे, कहीं सिंधिया जी घूम रहे होंगे, कहीं नरेंद्र सिंह जी घूम रहे होंगे, कहीं वी.डी. शर्मा घूम रहे होंगे। हम ऐसा नहीं है कि एक जगह इकट्ठे होकर के चीज़ें कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के 2800 विधानसभाओं में हम सब लग करके मंडल सम्मेलन, अब आज 15 तारीख से हमारा शुरू हुआ है बूथ का सम्मेलन। बूथ के सम्मेलन में नेता हमारे उतर गए मैदान में। बूथ को सशक्त बनाना हमारा काम है, इसलिए श्रेय यहाँ पर जाता है तो टीम स्पिरिट को जाता है। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर ये कहना कि ये मेरे राजनीतिक भविष्य का ये सब होगा, मुझे तो संगठन ने जो काम दिया है उसको बेहतर से बेहतर कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। तो चुनाव महत्वपूर्ण है और यदि मान लिया जाए कि परिणाम अनुकूल नहीं आए तो दूसरी कार्य योजना तो कोई तैयार कर रखी होगी। राकेश जी, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आए ये शब्द तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का वो ताकतवर संगठन है। इस संगठन के बल पर 28 विधानसभाओं में हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, ये मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ आपसे कहता हूँ। इसलिए ये डिक्शनरी में अभी ये शब्द ही नहीं है। चुनाव जीत कर जाएंगे। राजनीति में वैसे हम ये कहते हैं कि चुनाव जीतना और हारना एक सिक्के के दो पहलू हैं। सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में हम लोग 2-3 सीटों से पीछे रह गए, वोट हमको ज़्यादा मिले थे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया, लेकिन गलती से टेक्निकली 2-3 सीटों से एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बन गया, जिसने 15 महीनों के अंदर पूरे मध्य प्रदेश को वंटा ढार फिर कर दिया दिग्विजय सिंह के इशारे पर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आकांक्षा, एक सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि जब से आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक जीत बीजेपी की हुई, तो क्या इसके पीछे लेडी लक वर्क कर रहा है? क्योंकि जब से भाभी आपके जीवन में आई है तब से स्थितियां आपके लिए, अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो गई हैं। बिल्कुल आकांक्षा, ठीक है कि भारतीय राजनीति में ये होता है और जिसको लोग कहते हैं कि भाग्य खुल जाता है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी जब से मेरे साथ में आई है तब से लगातार मुझे भी ये जो अवसर मिल रहे हैं उसमें उसकी भी बड़ी भूमिका है। हमारे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी और जिन लोगों ने मुझे तैयार किया है उन सब का आशीर्वाद इसने, जिसके आधार पर ये आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल महिलाओं को लेकर है कि जब हम देखते हैं कि जब बीजेपी में छोटे चुनाव होते हैं, चाहे वो नगरीय चुनाव हो, तो उसमें 33% महिलाओं को जगह मिलती है, लेकिन जब बड़े चुनाव की बात आती है, उसमें प्रत्याशी चेहरों की बात आती है या फिर संगठन में पद की बात आती है, तो वहाँ महिलाएं गायब दिखती हैं। तो क्या आने वाले समय में महिलाएं दिखेंगी हमें? आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी जो आपने कहा है इन सारे मुद्दों पर ये जो भूमिका देश के अंदर दी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दी है। और राजनीतिक क्षेत्र में आपको ध्यान में होगा कि नगर निकाय के चुनाव से लेकर पंचायत के चुनावों में अगर रिजर्वेशन देने का काम महिलाओं को किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनको अवसर मिलना चाहिए और उनको आगे लाने के लिए अगर रिजर्वेशन है तो, नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन काम में भी, सरकार के काम में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा, महिलाएं समाज की निकल करके आएँ और उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी प्रयास करती है। और इसके लिए मैं अपने नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें उनका सबसे पहला ये बिंदु होता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार इन बातों के बारे में मंथन भी करता है, चिंतन भी करता है और हम व्यवहारिक तौर पर ये लाने का प्रयास भी करते हैं। वी.डी. भाई साहब, आपने हमें समय दिया और तमाम सवालों के बड़े खुलकर जवाब दिया आपने। हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनाव में उतरेगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस बार संगठन में युवाओं को और महिलाओं को मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने अपने लेडी लक की भी बात की। तो इस खास बातचीत में आज इतना ही। आगे हम ऐसी किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24।